वैसे भी ओके जी। रिसर्च की डेफिनेशंस तो आप लोगों ने ना 2-3 डेफिनेशंस को अच्छे से रटा लगा लेना है, ठीक है, कि रिसर्च क्या चीज़ है। अच्छा, एक बात का ख्याल करना है यहाँ पे, बहुत आपको 99% जो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर, हर जगह के ऊपर आपको मिलेगा कि रिसर्च क्या है। हर जगह पे यही लिखा होगा कि रिसर्च इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स। 99 जगहों के ऊपर आपको रिसर्च की किताबों में मिलेगा कि रिसर्च जो है वो कम्बिनेशन है 2 अल्फाज का। आज तक हम यही सुनते आ रहे हैं और मोस्टली हमने पढ़ा भी यही है कि री और सर्च, दोबारा तलाश करना, ठीक है। लेकिन जब हम एमफिल में गए तो वहाँ पे हमें जब ये रिसर्च की डेफिनेशन हुई तो मैंने मैम ने पूछा कि ये रिसर्च की डेफिनेशन बताएं, तो मैंने भी रिसर्च इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, री एंड सर्च, दोबारा तलाश करना और ये वो। तो बड़ी सुबकी हुई। उन्होंने कहा कि जी ये एक कंपाउंड वर्ड नहीं है बल्कि एक सिंगल वर्ड है। रिसर्च, री और सर्च 2 अलग अलग अल्फाज नहीं हैं बल्कि एक ही वर्ड है रिसर्च, जिसका मतलब है टू इन्वेस्टिगेट, टू फाइंड समथिंग, टू इन्वेस्टिगेट समथिंग। सबसे अच्छा इसका मतलब है तफ्तीश करना, इन्वेस्टिगेट करना, कुछ नया ढूंढना, ठीक है। आपने कभी भी रिसर्च की डेफिनेशन बताते हुए आपने ये नहीं कहना कि रिसर्च 2 अल्फाज का मजमूआ है, री और सर्च, ठीक है। लेकिन 100 में से 99 बुक्स आप रिसर्च की देखेंगे उसमें री और सर्च लिखा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आ जाता है, ये 3-4 डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। मेरा ख्याल है कि इन डेफिनेशंस को आप पढ़ लीजिएगा। 1-2 को मैं कर देता हूँ कि जिस तरह से क्लार्क एंड क्लार्क की है डेफिनेशन, रिसर्च इज़ अ केयरफुल, सिस्टमैटिक एंड ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का वर्ड आपने इस्तेमाल करना है। कंडक्टेड टू ऑब्टेन वैलिड फैक्ट्स, कि एक बाकायदा बामकसद और बाकायदा मुनज़्ज़म तरीके से आप तफ्तीश करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं। किस लिए? ताकि आप वैलिड फैक्ट, हकायक जो है वो तलाश कर सकें, हासिल कर सकें। ड्रा कंक्लूजन्स, उनसे नतायज हासिल कर सकें, जो हकायक हैं उनको ऑब्टेन कर सकें और नतायज को अखज़ कर सकें। एस्टेब्लिश प्रिंसिपल, और उन नतायज के उन नतायज से आप कोई असूल बना सकें। रिगार्डिंग एन आइडेंटिफाइबल प्रॉब्लम्स, जो जिस प्रॉब्लम के ऊपर आप तहकीक कर रहे हैं उससे मिलते जुलते। इन सम फील्ड ऑफ नॉलेज, नॉलेज की कोई भी आपके पास फील्ड है, वो साइंस है, वो टेक्नोलॉजी है, वो एजुकेशन है, ठीक है। नॉलेज की कोई भी एक किस्म है, उस फील्ड है, उसमें आप ये बड़े मोहतात, मुनज़्ज़म और बामकसद इन्वेस्टिगेशन करके आप हक़ायक़ ढूंढ सकते हैं, नतायज अख़ज़ कर सकते हैं और उससे एक असूल बनाते हैं। तो ये रिसर्च की डेफिनेशन अगर ये वाली कर लें बहुत अच्छी है। आगे 3-4 डेफिनेशंस और लिखी हुई हैं इसी से मिलती जुलती हैं। तो बातें 3 पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट याद रख लें कि एक तो केयरफुल, सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन है, यानी कि मोहतात, मुनज़्ज़म और बामकसद तफ्तीश है रिसर्च, ठीक। ये एक पॉइंट हो गया। उससे क्या होता है, जो तफ्तीश आप इन्वेस्टिगेट करते हैं उस इन्वेस्टिगेशन के नतीजे में आपको वैलिड फैक्ट मिलते हैं। वैलिड फैक्ट आप उससे ऑब्टेन करते हैं और उससे कंक्लूजन, नतायज अखज़ करते हैं, ठीक है। और नतायज अखज़ करने के बाद फिर डेफिनेटली रिसर्च आपकी मुकम्मल होगी, तो फिर आपने कोई असूल बना देना है। हर असूल, हर प्रिंसिपल और उसको लॉ, थ्योरी, ठीक है, थ्योरी, लॉ, प्रिंसिपल वगैरह, ये नतीजा होता है किसी तहकीक का। और तहकीक का एंड प्रोडक्ट जो है वो आपके पास, वो तहकीक थ्योरी की शक्ल में उसका नतीजा मिलता है, या प्रिंसिपल की सूरत में, लॉ की सूरत में, कोई भी नाम आप उसको दे सकते हैं। मेरा ख्याल है रिसर्च की डेफिनेशन से आपको रिसर्च का मकसद समझ आ गया होगा। सब याद रह जाएगी डेफिनेशन इसकी। जी सर। जी सर। गुड। कल इसी तरीके से फिर मैंने आपसे सुनना है।
ओके जी। उसके बाद फिर इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सबको मैं नहीं कर रहा। जैसे कि ये आपकी क्या है, अच्छा शोर ना करो यार, ये आवाज नहीं। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही मुझे, शायद पता नहीं सभी को नहीं हो रही। जी सर, मेरी तरफ से नहीं आ रही। जी अब हो रही है। नो सर, मुझे लगा शायद रिकॉर्डिंग सर कर रहे हैं, इस वजह से ऑफ कर दी स्क्रीन ना। अच्छा हाँ, रिकॉर्डिंग तो हो रही है, लेकिन रिकॉर्डिंग स्क्रीन शेयर करते वक्त शायद रिकॉर्डिंग नहीं होती या आवाज़ नहीं आती, मेरा ख्याल है। उसमें क्या मसला है, को बताएगा? जी सर, तस्वीर नहीं होती सर। अच्छा ऐसा है कि ये ना मैं पहले आपको शेयर कर देता हूँ, ये आप ओपन करके बैठे। जी ग्रुप में मैं भेज रहा हूँ, ओपन करके इसको बैठें। अच्छा ये हमारी कोई एक बुक थी एमफिल की, उसकी एक ये नोट्स हैं ये कोई इंडियन ऑथर है उनकी लिखी हुई हैं। अगर किसी को मिल सकती है तो वो मैं कवर पेज सेंड कर दूंगा, बुक ले लीजिएगा। नहीं तो फिर इसी तरह से इस पे काम चलाएं, इसके ऊपर इसके प्रिंट वगैरह निकाल लें या जैसे भी आप करें, क्योंकि मार्केट से मेरा ख्याल है कि मुश्किल मिलेगी हमें भी। वो जो हमारी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी थी वहाँ से बुक लेके उससे कॉपी करवाई थी हमने। बहरहाल अच्छी एक लिखी हुई है जी। मिल गया आपको? जी सर, जी सर। ओके जी अब इसको ओपन कर लें। ये 4 डेफिनेशन लिखी हुई हैं, चारों में से 2 कम से कम आप कर लें। लेकिन उसके जो जिस बंदे ने ये डेफिनेशन दी हुई है वो वाली डेफिनेशन आपने करनी है। अच्छा इसकी करैक्टरिस्टिक्स रिसर्च की खसूसियात के वाले से चांसेस तो कम है कि ये पूछा जा सके, लेकिन आपने ये कर लेना है कि सबसे पहले कि ये जी प्रॉब्लम का सलूशन देती है, ये इसकी खसूसियात है। नंबर 2, रिसर्च की जो डोमेन्स हैं उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस कर रही होती हैं और उसके डिस्क्रिप्शन के ऊपर बेस कर रही होती हैं। और ये रिसर्च कलेक्शन ऑफ डेटा है या इंफॉर्मेशन की कलेक्शन है, इसको आप कह सकते हैं। इसको रैंडमली पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसकी खसूसियात, लेकिन एक नज़र इसको देख लीजिएगा। अब मेन चीज़ जो है वो हम आते हैं एजुकेशनल रिसर्च की तरफ। एजुकेशनल रिसर्च क्या चीज़ है? कहते हैं कि रिसर्च कनेक्टेड विद द एजुकेशन आर कॉल्ड एज एजुकेशनल रिसर्च। सिंपल सी बात है कि वो तहकीक, वो रिसर्च जो एजुकेशन से रिलेटेड है, एजुकेशनल रिसर्च कहलाती है। और ये एजुकेशन से किस चीज़ से रिलेटेड है? एजुकेशन में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है और एजुकेशनल मैनेजमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और करिकुलम है, इससे वो चीज़ रिलेटेड है। इसको हम कहते हैं एजुकेशनल रिसर्च। फिर आ जाता है आपका मज़ीद इसमें ऐड कर सकते हैं कि एजुकेशन में भी फ़िज़िकल एजुकेशन में रिसर्च का क्या किरदार है, किस चीज़ से वो करती है। तो वो कहते हैं कि फ़िज़िकल एजुकेशन में रिसर्च रिलेट करती है हिस्ट्री को, अकाउंट्स को और फ़िलासफ़िकल जो एक हमारे तसव्वुरात हैं, मुख्तलिफ़ फ़िलासफ़ीज़ हमने पढ़ी हैं, जैसे कि आइडियलिज़म, रियलिज़म वगैरह वगैरह और बहुत सारी इज़म है, इन तमाम चीज़ों को रिले करती है। और सर्वे ऑफ प्रैक्टिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, मुख्तलिफ़ किस्म के सर्वे हम करते हैं खेलों से मुतल्लिक। पाकिस्तान में कौन कौन सी गेम्स की जाती हैं, कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, खेलों में दिलचस्पी पाकिस्तान में क्यों नहीं है खिलाड़ियों की, हॉकी का गिरता हुआ मोराल, बहुत सारे सवालात आप इसमें दे सकते हैं। अच्छा उसके बाद फिर वो कहते हैं कि स्पोर्ट्स के अफेक्ट एक्सरसाइज के या स्पोर्ट्स के इंसानी ज़िंदगी के ऊपर क्या असरात होते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब हम आते हैं जी एजुकेशनल रिसर्च की टाइप्स। याद रख लें ओवरऑल रिसर्च की टाइप्स
मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ होगी, लेकिन हमारा ताल्लुक़ चूँकि एजुकेशनल रिसर्च से है तो हमने जो जब भी टाइप्स बतानी है तो हमने साथ लिखना है, बताना है कि टाइप्स ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ठीक है, 2 क्लासिफिकेशन इसकी की गई हैं, एक है स्कोप बेस्ड क्लासिफिकेशन और दूसरा है सब्जेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन। स्कोप बेस्ड क्लासिफिकेशन हमारी हैं फंडामेंटल रिसर्च, जिसको बेसिक रिसर्च कहते हैं, उसके साथ अप्लाइड रिसर्च और फिर एक्शन रिसर्च, 3 है। फिर हम आ जाते हैं जी कि सब्जेक्ट बेस्ड क्लासिफिकेशन कैसे होगी। उसमें हम कहते हैं कि हिस्ट्रिकल रिसर्च है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। बड़ी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन और साथ ही छोटी सी एक आपके याद रखने के लिए छोटी सी, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, इसलिए ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी होगी। अगर ये एक छोटी सी एग्जांपल और डेफिनेशन याद कर लें तो आपसे एक सवाल पूछेंगे वो टाइप्स ऑफ रिसर्च के हवाले से कि रिसर्च की जितनी भी टाइप्स हैं उनमें से एक पूछेंगे जी फंडामेंटल रिसर्च क्या है, तो आप उसकी डेफिनेशन बताएं और साथ में उसकी एग्जांपल बताएं। फिर आपसे वो पूछ सकते हैं एक्शन रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या है वगैरह वगैरह। तो आप इनकी डेफिनेशंस बता के साथ साथ एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है, तो एक आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रिसर्च की बड़ी ज़बरदस्त ये आपके पास नोट्स हैं, तो इसको और आसान अल्फाज में लिखे हुए हैं, आसानी से याद हो जाते हैं। एक्चुअली मैं चाय पी रहा था साथ साथ, तो वो उसको ख़त्म कर दिया ताकि इंटरप्शन ना हो जी। फंडामेंटल रिसर्च, बुनियादी रिसर्च, बेसिक रिसर्च का नाम दिया जाता है इसको, और इसको प्योर रिसर्च भी कहते हैं कि प्योर खालिसतन ये नॉलेज के लिए की जाती है, मालूमात इकट्ठी की जाती है और इसमें इसकी ख़ास बात यह है कि इसमें कोई फ़ौरी अमल या फ़ौरी इससे आउटकम, इसका फ़ौरी नतीजा नहीं देखा जाता। याद रख लें, फ़ौरी नतीजा आप देखते हैं एक्शन रिसर्च में, फंडामेंटल रिसर्च में या अप्लाइड रिसर्च में आप फ़ौरी नतीजा नहीं देखते। तो ये फ़ौरी नतीजे को इमीडिएट प्रैक्टिकल आउटकम्स को नहीं देखती, बल्कि ये क्या देखती है, ये देखती है कि इंसानी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए कौन सी चीज़ें हो सकती हैं इंसानी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए। याद रख लें, जितनी भी हमारी ये इजादात हैं इंसानी ज़िंदगी की आसानी के लिए, बेहतरी के लिए बनाई गई हैं, और ये सिर्फ़ और सिर्फ प्योर रिसर्च का नतीजा है। जितनी भी हमारी इन्वेंशन है ये प्योर इजादात का नतीजा है। और दिस रिसर्च इज़ कनेक्टेड विद द फाइंडिंग आउट द यूनिवर्सली एप्लीकेबल थीरीज। याद रख लें, मेन इसका जो एक मेन थीम है वो ये है फंडामेंटल रिसर्च का कि इस रिसर्च के नतीजे में जो थ्योरीज़ हमें मिलती हैं, याद रख लें रिसर्च की पहली डेफिनेशन जो हमने पढ़ी उसका एंड प्रोडक्ट क्या था, रिसर्च करने के बाद हमें जो कुछ मिलता है वो क्या मिलती है, वो थ्योरी मिलती है। और इस रिसर्च, बेसिक रिसर्च के नतीजे में जो हमें थ्योरी मिलती है वो थ्योरी यूनिवर्सली होती है, पूरी दुनिया के ऊपर उसको अप्लाई किया जाता है काबिल अमल होती है। कुछ मिसाल दी गई है कि जैसा कि ग्रोथ की कुछ थ्योरीज़ हैं, नशोनुमा की, डेवलपमेंट की थ्योरीज़ हैं, साइकोलॉजी में आप पढ़ेंगे या पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, ये फर्स्ट या सेकंड ईयर में, मैट्रिक में। अच्छा, उसके बाद लर्निंग की थ्योरीज़ आपने सीखी हुई हैं, लर्निंग की थ्योरीज़ पढ़ी हुई हैं, तो ये भी क्या है, ये आपके पास प्योर रिसर्च के नतीजे में आपको थ्योरीज मिली हैं। ये सिर्फ बेशक जर्मनी के किसी बंदे ने थ्योरी बनाई, अमेरिका के किसी बंदे ने थ्योरी बनाई, लेकिन पूरी दुनिया के एजुकेशन सिस्टम में वो चीज़ें आ गई हैं पूरी दुनिया उससे फ़ायदा उठा रही है, तो इसकी थ्योरीज यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, पूरी दुनिया में वो काम करेंगी। ठीक है, न्यूटन के लॉ प्रिंसिपल जो है वो किसी एक कंट्री में तो नहीं है, पूरी दुनिया उसको फॉलो कर रही है। ठीक है, तो ये प्योर रिसर्च के नतीजे में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं हमें, उसके बाद मज़ीद यहाँ तक काफ़ी है। अगर इसको मज़ीद ऐड करना चाहते हैं आप, तो उसमें आप कह सकते हैं जी कि ये लेबॉर्ट्रीज़ वगैरह में रिसर्च होती है, ये अपने नॉलेज के लिए आम सी बात है
कि और इसमें जो सैंपल लिए जाते हैं ज़्यादातर साइंटिफिक मकासद के लिए जानवरों के ऊपर तजर्बात किए जाते हैं। लेबॉर्ट्रीज़ में चूँकि तजर्बात होते हैं तो इंसानों की बजाय ये जानवरों के ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिकल किए जाते हैं। और आपने पढ़ा था कि ये जानवरों में कौन सी पॉपुलेशन साइंसदान जो हैं वो लेते हैं, ख़ास तौर पर नफ्सियात में या दूसरे साइंटिफिक पर्पज़ के लिए बायोलॉजी में, तो मोस्टली वो चूहों के ऊपर तजर्बात करते हैं, पिजन्स के ऊपर तजर्बात करते हैं, कैट्स के ऊपर, रैट्स के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर वो तजर्बात करते हैं। ये सबको पता है। अब हम इसकी कहते हैं कि दो तरह से इसको मज़ीद डिस्कस किया जा सकता है कि ये क्यों की जा सकती है, इसके डायमेंशंस क्या हैं। दो डायमेंशंस इसकी हैं बेसिक रिसर्च की कि या तो नए हक़ायक़ दरियाफ़्त करते हैं या पहले से अगर कोई थ्योरी बनी हुई है तो उसमें मज़ीद कोई नए वक्त के तकाज़ों के साथ उसमें नई चीज़ ढूंढने के लिए, उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए रिसर्च की जाती है। यानी कि जैसा कि अगर हम कहते हैं कि सबसे पहले मसल की कॉन्ट्रैक्शन के हवाले से थ्योरीज पेश हुई, तो उन्होंने कहा, एक थ्योरी पेश की कि जी मसल जो हैं वो सिकुड़ते हैं, उनका साइज़ कम होता है। ठीक है, ये नई थ्योरी थी। फिर उसके बाद जो हक्सले ने दोबारा थ्योरी दी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, और हक्सले ने दी थी भी, जल्दी से करेक्ट करें मुझे। यस सर, हक्सले उसके साथ में दी थी। अगले ने दी थी। ओके, बस यही पूछना था कि आप लोग जाग रहे हैं। हक्सले ने थ्योरी दी, हालांकि मसल के बारे में पहले थ्योरी थी, लेकिन उसको डाउट था कि ज़रूरी नहीं कि मसल का साइज़ कम होता हो, तो उसने जब स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी दी तो उसने कंसेप्ट तब्दील कर दिया। पहले वाली थ्योरी को रिजेक्ट करके नई थ्योरी दे दी, उसको इम्प्रोवाइज़ किया कि नहीं जी, मसल्स के जो रेशे हैं उसका साइज़ ना कम होता है ना बढ़ता है, बल्कि वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके जैसा कि उंगलियों की तरह, वो आपने पूरी थ्योरी पढ़ी हुई है कि वो एक दूसरे के ऊपर जब आ जाते हैं तो मसल का साइज़ कम हो जाता है, जबकि वो रेशे सिकुड़ते नहीं हैं, उनकी लेंथ वैसी ही रहती है। और जब वो एक दूसरे से दूर चले जाते हैं तो मसल का साइज़ बढ़ जाता है। तो एक नई थ्योरी हमारे पास आई। तो इसकी दो डायमेंशंस हैं कि बेसिक रिसर्च क्यों की जाती है, या तो नए नॉलेज के लिए की जाती है या फिर पहले से जो एक थ्योरीज बनी हुई हैं उसको इम्प्रोवाइज़ करने के लिए। क्लियर? यहाँ तक कोई बात ना समझ आए किसी को फंडामेंटल रिसर्च के हवाले से, तो कल मैंने ये सुनना है और ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। और रिसर्च की टाइप्स ख़ास तौर से इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 10 डेफिनेशंस कर लें तो आपका एक आधा क्वेश्चन इससे हल हो जाएगा, सिर्फ इसकी डेफिनेशंस और टाइप्स से। लेकिन ये है कि आपको डिफ्रेंशिएट करना है इसको अच्छे से। क्लियर हो गया यहाँ तक? किसी का अगर डाउट है तो वो पूछ सकते हैं। सर जी, ये यहाँ पे जो सारी डेफिनेशंस है ये सारी करनी है? इसका मतलब है कि आप उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे और आप उसको आगे से आगे सिर्फ देख रहे हैं कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। देखें, जो टाइप्स है ना, सारी करनी है, लेकिन जो पहले 4 डेफिनेशन दी हुई हैं सिर्फ रिसर्च की, उसमें से कोई 2 कर लें। ये रिसर्च की टाइप हैं, ये अलग अलग हैं, ये तो सारी करनी पड़ेंगी। जी सर, वो तो है। हाँ, अच्छा, दूसरी केस हम पढ़ रहे हैं एजुकेशन रिसर्च की, वो है जी अप्लाइड रिसर्च। नाम से जाहिर है कि अच्छा, अब बेसिक आपने थ्योरी बना ली, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी बना ली, कोई न्यूटन के कानून बना ले, ग्रोथ थ्योरी, लर्निंग थ्योरीज बना ली। ठीक है, उस लर्निंग थ्योरी को आप अप्लाई करते हैं फील्ड में। ठीक है, लर्निंग थ्योरी को, या आप फिज़िक्स के जितने भी कवानीन हैं जो आपने थ्योरीज बनाई, ठीक है, लीवर के हवाले से और लीवर का असूल, मैकेनिकल आउटपुट, ठीक है, और फ्लूइड मैकेनिक्स के जितने भी लॉ हैं, प्रिंसिपल, आर्चिमेंडस का प्रिंसिपल हो गया, दूसरी चीज़ें हो गई। ठीक है, उन चीज़ों को आपने रिसर्च की, बेसिक वो मालूमात अपनी थ्योरीज बना ली। उन थ्योरीज को प्रैक्टिकल शक्ल देने के लिए जो आपने इजादात की मुख्तलिफ फील्ड में, उनको अप्लाई किया, उन रूल्स एंड रेगुलेशन को, वो आपकी कहलाती है अप्लाइड रिसर्च। क्लियर? नॉलेज आपको मिलता है फंडामेंटल रिसर्च से या बेसिक या प्योर रिसर्च से,
उस नॉलेज को आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है मुख्तलिफ मैदानों में, साइंस की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, टेक्नोलॉजी की फील्ड में। और ठीक है, जब आपने उसको उस रूल्स को अप्लाई किया तो ये रिसर्च आपकी क्या कहलाई? अप्लाइड रिसर्च। दोनों में फ़र्क पता चल जाएगा ना अब? अच्छा जी सर। अच्छा, अब सर हमें ये एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होंगी, और जो बेसिक फंडामेंटल रिसर्च जिसे बेसिक रिसर्च कहते हैं, ये एक बुनियादी प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड करेगी फॉर नॉलेज एप्लीकेशन, मतलब फर्दर नॉलेज की एप्लीकेशन के लिए, जिससे फिर वो अप्लाइड रिसर्च बन जाएगी। मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ आपके किचन के हवाले से। बिल्कुल आपने सही कहा, किचन के हवाले से एग्जांपल देखें जी। आप छोटे बच्चे थे, अभी सीख रहे थे, मामा ने कहा कि जी आ जाएं किचन में हमारे साथ हेल्प करें, और उन्होंने सबसे पहले आपको रेसिपीज़ बताई कि जी चाय आपने बनानी है, ये दूध इसमें डालना है, इसको बॉयल करना है पहले, जब ये बॉयल हो जाए तो फिर आपने एक टेबल स्पून आपने या टीस्पून चाय का इसमें पत्ती डालनी है। फिर जब ये बॉयल कर ले तो 1 टेबल स्पून आपने इसमें वो शुगर ऐड करना है, और इसको इतने मिनट के लिए आपने इतनी हीट देनी है, और ये उसके बाद फिर आपने छन्नी में छान के, और ये वो जब ब्राउन हो जाए तो ये चाय बन जाएगी। इसी तरह बाकी खानों की रेसिपीज़, ये उन्होंने आपको वर्बली बताया, आपने माइंड में पहले बात फिक्स कर ली कि अच्छा ये चाय की रेसिपी ऐसे है, ऐसे बनती है। ये जो आपके पास नॉलेज आया ना, ये जो आप चाय बनाने के एक असूल आपके पास आया, ये था बेसिक रिसर्च। ठीक है, अब आपने एक दिन देखा, ऑब्ज़र्व किया, सीखा, रेसिपीज़ माइंड में बिठाई, नेक्स्ट डे आप चाय बनाने चले जाते हैं। अब आपके माइंड में वो चीज़ें चल रही हैं, अच्छा इसमें पहले ये करना है, वो करना है, फिर इस तरीके से इसको इतनी हीट देनी है, वगैरह वगैरह। तो उस प्रोसीजर को जब आप प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं, नॉलेज आपके पास बेसिक रिसर्च के नतीजे में था, तो अब आपके पास वो जो आपने अप्लाई किया तो रिसर्च की टाइप बदल जाएगी, अब बन जाएगी अप्लाइड रिसर्च। ओके, लर्निंग थ्योरीज आपने सीखी, ठीक है, लॉ ऑफ एक्सरसाइज पढ़ा आपने, लॉ ऑफ यूज़ एंड डिसयूज़ पढ़ा, लॉ ऑफ रिसेंसी पढ़ा, ठीक है। ये चीज़ें आपको पढ़ाई ट्रेनिंग में आपने सीखी कि जी बच्चों को बार बार रिपीटिशन करवाएंगे, और बच्चों को लॉ ऑफ प्रैक्टिस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, जितनी भी चीज़ें हैं ये कराएंगे, तो इसके नतीजे में बच्चों का बच्चे अच्छा सीखेंगे, ये बेहतरी उसमें आएगी। जब आप टीचर बन के गए और उन थ्योरीज़ को अप्लाई किया, ठीक है, वैसे ये आगे चल के एक्शन रिसर्च की एग्जांपल आ रही है, लेकिन आप समझें, या चलें एक और एग्जांपल आपको देते हैं। फिज़िक्स के असूल के मुताबिक मोटरसाइकिल की एक इन्वेंशन जब हुई तो उन्होंने सारे असूल पहले स्टडी किए फिज़िक्स में, उसके बाद इसको फैक्ट्री में जाके उस असूल के तहत वो उसके पुर्जाजात को इन्वेंट किया, बनाया, और इसको जोड़ा, और फिर इसको जब चलाया। तो बेसिक रिसर्च उनके पास नॉलेज था, उसकी फैक्ट्री में आके इम्प्लीमेंटेशन की, एक नई चीज़ बना दी, अप्लाई किया उन्हीं रूल्स को, तो ये बन गया अप्लाइड रिसर्च होगी। ठीक है जी सर, इसको हम एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज कह सकते हैं ना? बिल्कुल, अप्लाइड का मतलब ही एप्लीकेशन है कि आपने अप्लाई करना है उन रूल्स को। अच्छा जी, वो कहते हैं कि इट्स पर्पस इज़ टू इम्प्रूव प्रोडक्ट। अप्लाइड रिसर्च का मतलब मकसद क्या है कि देखें, जो कुछ आपने सीखा है ना, वो आपकी ज़िंदगी में उसका फ़ायदा भी होना चाहिए, अप्लाई भी होना चाहिए। तो वो जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उसको इम्प्रूव करना, उस प्रोसेस को इम्प्रूव करना, और ज़्यादातर जो एजुकेशनल रिसर्चर हैं एजुकेशन से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च हैं वो अप्लाइड रिसर्चर्स ने की हैं। ठीक है, कि रूल्स एंड रेगुलेशन को पहले बनाया जाता है, फिर उसको अप्लाई किया जाता है। और सबसे बड़ी बात जनरलाइजेशन का लफ्ज़ होगा कि किसी एक जगह के ऊपर रूल वो बना, उसको पूरी आबादी के ऊपर जनरलाइज किया गया, अमूमियत उसको दे दी गई, आम कर दिया गया। ठीक है जी, और इससे क्या होता है कि वो आपका टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो है या इंस्ट्रक्शन मटेरियल वो बेहतर होता है। इसके बाद फिर आप सिर्फ इसकी जो हाईलाइट किया हुआ है एग्जांपल को आप देखेंगे
कि रिसर्च एंड टॉपिक लाइक इफ़ेक्ट ऑफ वेरियस डिवाइसेस ऑन लर्निंग, के एक एग्जांपल आपने दी कि इस चीज़ के ऊपर रिसर्च की गई कि जो आपका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है उसका सीखने के अमल के ऊपर क्या असर होता है, या बहुत सारी कुछ डिवाइसेस हैं, उन डिवाइसेस का सीखने के अमल में क्या फ़र्क है। एक टीचर है सिर्फ खड़े होकर 40 मिनट बगैर बोर्ड के बुक रीडिंग करता है, उससे बच्चे कितना सीखेंगे। फिर पहले ज़बानी बताता है तो उससे बच्चे कितना सीखेंगे, बहुत कम सीखेंगे। फिर इंस्ट्रक्शनल मटेरियल में सबसे पहली चीज़ बुक आ जाती है, ये एक डिवाइस है। बुक जब आप देंगे, बच्चों को प्रोवाइड करेंगे तो उससे वो बच्चे ज़्यादा सीखेंगे। देन टेक्स्ट बुक के बाद आपका बोर्ड आ जाता है, आपके प्रोजेक्टर आ जाते हैं, आपका कंप्यूटर वगैरह, मोबाइल फ़ोन, टेक्नोलॉजी, मुज़ाहराती जो भी आपके चीज़ें हैं जिनसे आप उनको दिखा सकते हैं चीज़ें। तो ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है, इसका इस्तेमाल आप करेंगे। दूसरे लफ्ज़ों में AV एड्स का इस्तेमाल आप करेंगे तो उसका असर क्या होगा कि बच्चे वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। ठीक हो गया। देन आ जाती है जी आपकी एक्शन रिसर्च। एक्शन इमीडिएट इफेक्ट है। अली इसी में कोई पानी या कुछ चीज़ तरह, मेरा गला ख़राब है, भा लगा यार, कोई टाफ़ी है तो कुछ अचार है। अच्छा, एक्शन रिसर्च इमीडिएट इफ़ेक्ट के ऊपर है कि फ़ौरी तौर पे जहाँ पे आपने इम्प्लीमेंट करना हो। अप्लाइड में और एक्शन रिसर्च में बुनियादी फ़र्क ही यही है कि ख़ास तौर पे ये जितने भी टीचिंग से रिलेटेड जितने भी शोबा जाते हैं वहाँ पे कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको अप्लाई किया जाता है क्लासरूम में। इसको क्लासरूम की रिसर्च भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक्शन रिसर्च कहलाएगा। जैसा कि नफ्सियाती कुछ रूल्स हैं, असूल हैं एप्रिसिएशन का, रीइंफोर्समेंट का, कि बच्चे से आपने सबक सुना, एक बच्चे से, और आपने उसको अच्छी खासी शाबाश दे दी, रीइंफोर्समेंट के तौर पे आपने उसको कुछ मेडल, ट्रॉफ़ी एटसेट्रा कुछ भी दे दिया, तो बाकी बच्चे भी कोशिश करेंगे उस चीज़ को हासिल करने के लिए और वो पढ़ने की तरफ उनका रुझान ज़्यादा होगा। तो ये एक साइकोलॉजिकली रूल्स एंड रेगुलेशंस थी जिनको आपने अप्लाई किया क्लासरूम के अंदर, और इसी को हम कहते हैं एक्शन रिसर्च या क्लासरूम रिसर्च भी इसको कहा जाता है। क्लियर है जी? तीनों में फ़र्क पता चल जाएगा आपको। जी सर। समझ आ रही हैं चीज़ें? जी सर। ओके, अब आ जाती है जी हिस्ट्रिकल रिसर्च। हिस्ट्रिकल रिसर्च, हाँ जी, एक्शन रिसर्च जो है इसकी मुझे इसमें क्या असेसमेंट्स वगैरह होंगी? कोई भी आपके पास नॉलेज है, रूल्स एंड रेगुलेशन, आपने टीचिंग टेक्निक आपको आती है ना, वो जाके क्लास में आप इम्प्लीमेंट करते हैं, क्लासरूम में पढ़ाने के दौरान। ठीक है, कि जी शाबाश देने से बच्चा अच्छा पढ़ेगा, या डांटने से अच्छा पढ़ेगा, पनिश करने से अच्छा पढ़ेगा। कोई भी आपके पास रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको जाके क्लास में इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो आपकी एक्शन रिसर्च कहलाती है। टीचिंग टेक्निक्स हर किसी के पास होती हैं, हर किसी ने पढ़ा हुआ है। ओके, उसके बाद हिस्ट्रिकल रिसर्च आ जाती है, तारीख से रिलेटेड, नाम से ही जाहिर है। हिस्ट्रिकल रिसर्च इसमें कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। इसमें जो इन्वेस्टिगेट करती है कि जो रिकॉर्ड्स आपके हैं, यानी कि तारीख़ से मुतल्लिक़ जितने भी आपके पास रिकॉर्ड हैं किसी भी शक्ल में, वो अखबारात की सूरत में, बुक्स की सूरत में, या किसी भी मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो वीडियो क्लिप्स हैं या ऑडियोज़ हैं वो आपके पास सेव हैं, उनको एनालाइज़ करना, उनकी इंटरप्रेटिंग कहते हैं उस प्रेडिक्शन करना, पेशगोई करना, उनसे नतायज अख़ज़ करके आप कुछ अपना बयान देना,
इंटरप्रेट करना, जो भी आपने मुताला किया उससे आपको क्या आपने अखज़ किया नतीजा, ठीक है, कि जो माजी में जो कुछ भी हुआ एक मिनट भी सर इंटरप्रिटेशन का मतलब हमने तशरीह करना नहीं पड़ा था जब हमने रिसर्च पढ़ी थी तो। जी मेरा ना गला आज पता नहीं साथ नहीं दे रहा। अच्छा, माजी में कुछ वाक़यात हुए, जैसा कि अब हम देख रहे हैं कि इस दफ़ा पेंडेमिक का इशू हुआ था कोरोना का। उससे पहले हर 100 साल बाद कोई ना कोई पेंडेमिक आता रहता है, ये तारीख़ है। और कभी ये टीबी का पेंडेमिक आ गया, कभी इन्फ्लुएंज़ा का आ जाता था, कभी ये डायरिया वगैरह हो जाता था, कभी ताउन की बीमारी, प्लाग जिसको हम कहते हैं चूहों से फैलने वाली, वो आ जाती थी। तो माजी में हमने देखा कभी मलेरिया का पेंडेमिक हो गया, तो हमने देखा 100 साल पहले फॉर एग्ज़ाम्पल मलेरिया का पेंडेमिक आया, उसमें कितनी डेथ्स हुई, कहाँ कहाँ पे वो मामलात ख़राब हुए और उससे किस तरह से लोगों ने निपटा, क्या क्या एहतियाती तदाबीर उन्होंने हासिल की, वो सारा माजी को हम स्टडी करेंगे, जो कुछ हमें रिकॉर्ड मिलेगा किसी भी सूरत में, ठीक है। और उन चीज़ों से फिर हमने जो भी मामलात उससे हमें मिलेंगे मसले, उसको इंटरप्रेट का मतलब आप कह रहे थे तशरीह करना, जी, पेशगोई करना, तशरीह करना, उनसे नतीजा अखज़ करना, ठीक है, जो भी आप आगे बताते हैं जो आपको पता चलता है, आपकी फाइंडिंग्स आप कह लें उसको फाइंडिंग्स, ठीक है। तो ये और उसको जनरलाइज करना फिर हाल के ऊपर, माजी से सीख के हाल के ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करना, उसको जनरलाइज करना उन रूल्स एंड रेगुलेशन को कि माजी में ऐसा हुआ था, कुछ लोगों ने ऐसे किया था, तो वहाँ पे ये हो गया था, तो अब हमारे पास उससे सेम मिलते जुलते मसाइल हैं, अगर हम भी ऐसा करेंगे, ठीक है, कि जैसा कि एक हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि जब इस तरह की कोई वबा आ जाए तो जो कोई जहाँ कहीं पे भी हैं, जो लोग घरों से बाहर हैं वो बाहर ही रहें, ठीक है, किसी दूसरे इलाके में गए हुए हैं तो वो वापस ना आएँ और अपने घरों को अपनी मस्जिदें बना दें, ठीक है, कि यानी कि नमाज तक पढ़ने का ये बता दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि नमाज़ें भी अपने घरों में पढ़ें। ये माजी के हमें बीइंग अ मुस्लिम हमारे पास एक रिकॉर्ड्स मिलते हैं कि अगर ये वो असूल हैं इनको अपनाएं तो हम उस वबा से काफ़ी हद तक बच सकते हैं जब तक वो वबा ख़त्म नहीं होती। अगर कोरोना की ये वबा आई, इन असूलों के तहत हम अमल करते हैं, जो लोग हमारे बाहर गए हुए हैं, ओवरसीज़ गए हुए हैं, ठीक है, मुल्क के किसी दूसरे कोने में गए हुए हैं, तो वो वापस ना आएँ और हम अपने आप को घरों तक महदूद रखें। इवन कि मस्जिदों तक नमाज़ पढ़ने से भी कोशिश की जाए, क्योंकि वो मेल मिलाप होगा तो वहाँ पे वो बीमारी बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। उस माजी को जनरलाइज़ किया हमने हाल के ऊपर किसी दूसरी सिचुएशन में या उससे मिलती जुलती सिचुएशन में। उस वक्त कोई ताउन की बीमारी थी, तभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से ये अहकामात जारी किए थे। अब कोरोना की बीमारी थी तो हमारे पास वो रिकॉर्ड मौजूद थे अहादीस की सूरत में, हमने उन अहादीस का मुताला किया, उसको इंटरप्रेट किया और अब हमने हाल के ऊपर उसकी इम्प्लीमेंटेशन की। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास हिस्ट्रिकल रिसर्च थी। जी, हिस्ट्रिकल रिसर्च समझ में आ गई। आई थिंक ये चीज़ें नहीं समझ आ रही हैं आप लोगों को। सर आगे समझ। गुड। इन्होंने जो एग्जांपल दी हुई है, मैंने कोरोना की दी, आप दे सकते हैं, लेकिन फ़िज़िकल एजुकेशन के हवाले से वो कह रहे हैं कि रोल ऑफ फ़िज़िकल एजुकेशन इन एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम, कि कदीम यूनानी एक तहज़ीब थी, वहाँ पे पूरी दुनिया में यूनान वाले सबसे ज़्यादा इल्म फ़न में आगे थे, साइंस में आगे थे। तो उस वक्त वो फ़िज़िकल एजुकेशन के जो किरदार क्या था उनके एजुकेशन सिस्टम में, बिल्कुल था कि जी हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। तो ये किसका कॉल था? फॉर एग्ज़ाम्पल अरस्तू का था। तो उस वक्त अरस्तू एक बहुत बड़ा एक फ़िगर था यूनान के एजुकेशन सिस्टम में, उसकी सारी फ़िलासफ़ीज़ ये
कब्ल मसीह के लोग हैं और कई सौ साल बाद भी इनकी वो चीज़ें थ्योरीज़ इतनी अब भी काबिल अमल हैं। तो उस वक्त तो ये बहुत बड़े द्योता माने जाते थे, इल्म के समंदर माने जाते थे, पूरी दुनिया इनको फॉलो करती थी, अरस्तु को, सुकरात को, अफलातून को वगैरह वगैरह। तो ये फ़िज़िकल एजुकेशन के हामी थे और ये बताते थे कि जी अगर फिज़िकली एक्सरसाइज और गेम्स और ये चीज़ें जो बंदा हिस्सा उसमें लेगा और उसका जिस्म फिट होगा और फिज़िकली फिट होगा तो वो मेंटली तौर पे भी वो अच्छे उलूम हासिल कर सकेगा। तो ये एग्जांपल हिस्ट्रिकल रिसर्च के तौर पे आप दे सकते हैं। देन आ जाती है जी हमारे पास डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव बयानिया रिसर्च, याद रखें कि फंडामेंटल और चीज़ है और डिस्क्रिप्टिव और है, दोनों में थोड़ा सा मिक्सअप हो जाता है, लेकिन ख्याल करना है आप लोगों ने। बयानिया रिसर्च नाम से ही जाहिर है कि आपने बयान करना है, इसमें प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वर्बली है। उसको जो भी मसाइल आपके पास होंगे, याद रख लें रिसर्च कब की जाती है, जब आपके पास कोई एक मसला होगा, किसी मसले के हल के लिए जो आपके जहन में ख़याल आएगा, अच्छा ये ख़याल है, ये मसला है, ये चीज़ है, इसका हमें पता नहीं है, उसके बारे में जब आप इन्वेस्टिगेट करेंगे तो वो आपकी रिसर्च कहलाएगी। और उस इन्वेस्टिगेशन को सिर्फ आप वर्बली बयान करेंगे तो वो आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कहलाएगी। तो ये कहते हैं कि इट इज़ कनेक्टेड विद द कलेक्शन ऑफ डाटा, कि डेफिनेटली डाटा तो हर रिसर्च में होता है, उस डाटा को कलेक्ट करना, उसको डिस्क्राइब करना, डिस्क्राइबिंग द प्रेजेंट स्टेटस, कि उस डाटा की मौजूदा हालत क्या है। नॉर्मली द डाटा बी कलेक्टेड ईदर बाय द इंटरव्यू और द क्वेश्चनआयर। जो आप डाटा लेते हैं, जिस तरह से हम आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, इंटरव्यू से हमें जो चीज़ें मालूमात दरकार होती हैं वो हम आपसे पूछते हैं। जो कुछ आप अपनी ज़बानी कलामी बताते हैं, आप हमें लिख के दे रहे हैं इंटरव्यू? नहीं, आप तो बयान कर रहे हैं ना, आपके बयानात को हम लिख लेंगे, ये आपका डाटा हमारे पास आ जाएगा डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन की सूरत में। या हम आपको रिटन फॉर्म में एक क्वेश्चन या टेस्ट भेजते हैं, जिस तरह से टेस्ट नहीं होता सवालनामा, वो आपको भेजते हैं, जैसा कि पहले हम करते रहें, और आप उसको सॉल्व करके उसके जवाबात लिख के हमें भेजते हैं। ठीक है, उन जवाबात से हमें पता चलता है कि आपके पास कितना नॉलेज है। ये तो एक डेली जो भी हम सब्जेक्ट से रिलेटेड चीज़ें आपसे पूछते हैं वो, तो ये हर इशू के ऊपर हो सकता है, सोशल इशू के ऊपर हो सकता है, साइंटिफिक इश्यूज़ के ऊपर हो सकता है, इस्लामिक इश्यूज़ के ऊपर हो सकता है, पॉलिटिकल इशू के ऊपर हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन बना के पूरे पाकिस्तान में भेजा जा सकता है कि जी पाकिस्तान में कौन सी हुकूमत बेहतर है, कौन सी बेहतर नहीं है, पाकिस्तान आप कौन सा निज़ाम चाहते हैं, इस्लामी निज़ाम चाहते हैं या पॉलिटिकल निज़ाम जो चल रहा है जमहूरी निज़ाम ये चाहते हैं, सदारती निज़ाम चाहते हैं या पार्लिमानी निज़ाम चाहते हैं, वगैरह वगैरह। ये एक पॉलिटिकल क्वेश्चन होगा, और जो डाटा जो मालूमात हम देंगे और जो इदारा ये मालूमात इकट्ठी करेगा और उसको वो कहेगा कि जी ये एक डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है। अच्छा इसके तरीके आगे अलग होंगे, वो सर्वे और ये वो बहुत सारे, लेकिन ये है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। मज़हबी हवाले से जी पाकिस्तान में शरी कानून लागू होना चाहिए या ये जो कानून है यही चलना चाहिए, ये एक सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, तो साइंटिफिक सर्वे किया जा सकता है, बहुत सारे हैं। सर इन शॉर्ट इसको ये कह सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ये इसमें बयानिया लिया जाता है। इसका नाम ही बयानिया रिसर्च है कि जो कुछ भी आप बयानिया लिया जाता है, लाइक मतलब जो भी हम डेटा कलेक्ट करते हैं जी वो दूसरे लोगों के व्यूज होते हैं, और उसमें आगे हम टूल कौन सा यूज कर रहे हैं, लाइक क्वेश्चनर है या सर्वे हम है, व्यूज ले रहे हैं, हाँ, जैसे आप जी वो टूल्स हैं मालूमात इकट्ठा करने के। जो भी, तो मतलब ये है कि इसमें बेसिक पर्पस जो है वो चीजें, हाँ जी, इससे हमें पता चलता है ना कि देखें लोगों की राय क्या है, लोगों का बयानिया क्या है, वो चाहते क्या हैं। ठीक है ना। अच्छा अब ये देखें कि इसमें आ जाता है, ये इसमें सर्वे भी है, केस स्टडीज़ है, रिलेशनशिप स्टडीज़ है, कंपैरेटिव स्टडी है, नॉर्मेटिव स्टडी है। ठीक है, सर्वे स्टडी एक ओवरऑल एक सर्वे किया जाता है, जिस तरह से आजकल के गैलप एक कंपनी है, वो सर्वे करती है पाकिस्तान में कि जी खान साहब की मकबूलियत कितनी है। तो पूरे पाकिस्तान से जो व्यूज़ जाते हैं
चाहे वो आबादी उनकी पूरा पाकिस्तान है या किसी मुख्तलिफ इलाकों से वो ले लेते हैं। उनको पता चलता है जी कि 80% खान साहब की मकबूलियत है और वो इनको देखना चाहते हैं। ये एक सर्वे हो गया। फिर एक केस स्टडी। केस स्टडी हम कहते हैं किसी एक पर्सन को लेके उसकी ज़िंदगी के सारे कंसेप्ट, सारे पहलुओं को देखा जाता है। फिर है रिलेशनशिप स्टडीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कंट्री बेस पे हम कहते हैं कि पाकिस्तान के चाइना के साथ क्या रिलेशनशिप है, ये फ़र्द की लेवल पे नहीं, हम कंट्री के लेवल पे देख रहे हैं। फिर हम देखते हैं जी कि पाकिस्तान के अमेरिका के साथ क्या ताल्लुक़ है, रशिया के साथ क्या ताल्लुक़ है, तो ये रिलेशनशिप स्टडी होगी, ठीक है। फिर कंपैरेटिव स्टडी, हाँ जी, मवाजना करना जी, नवाज शरीफ और जरदारी का मवाजना किया जाए, इमरान खान और नवाज शरीफ का मवाजना किया जाए, शहबाज शरीफ का मवाजना किया जाए, ये तो पॉलिटिकली होगा, ठीक है। कंट्री बेस पे भी कर सकते हैं, फ़र्द की लेवल पे भी कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट की लेवल पे भी कर सकते हैं, इदारों के लेवल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? जी सर, आ रही है समझ। पब्लिक और प्राइवेट, चलें अच्छी एग्जांपल दे देता हूँ। पब्लिक और हमने बयानिया लेना है, बेशक हम वो जो है उसको नेशनल लेवल पे ले रहे हैं, हमारे पास पॉपुलेशन जो है 1 to 1 वाली सिचुएशन है या कम है या ज्यादा, पॉपुलेशन का साइज इसमें वो नहीं हो रहा ना, मैटर नहीं करता। जी जी, मैटर नहीं करता। और सिर्फ प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूलों का मवाजना आप कर सकते हैं, समझ आ गई बात। पाकिस्तानी प्रोडक्ट और ब्रांड्स का इंटरनेशनल प्रोडक्ट से मवाजना कर सकते हैं, ठीक। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट और अमेरिकन प्रोडक्ट का मवाजना कर सकते हैं आप। तो किसी भी चीज़ का मवाजना इसमें होगा। और उसके बाद है नॉर्मेटिव स्टडीज़, नॉर्म्स, स्टैंडर्ड्स। हम अपने नॉर्म्स सेट कर लेते हैं कि हम अपनी पाकिस्तानी कौम में ये अखलाकियात, ये एजुकेशन स्टैंडर्ड देखना चाहते हैं। उसके बाद फिर हम अपना करिकुलम सेट करेंगे। तो ये फिर हम देखेंगे कि जी पाकिस्तानी कौम ने कितने अपने नॉर्म्स अचीव किए हैं या नहीं किए, तो ये नॉर्मेटिव स्टडी कहलाएगा। फिर आ जाता है जी कि लास्ट हमारे पास है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च क्या होती है? तजर्बाती, और डेफिनेटली तजर्बा तब किया जाएगा इसमें बहुत ही मोहतात तरीके से कुछ ग्रुप्स बनाए जाते हैं। एक होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और दूसरा होता है कंट्रोल ग्रुप। और इसमें वेरिएबल्स याद रख लें। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल हम कहते हैं ऐसी कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी कंसेप्ट, कोई भी चीज़ जिसकी वैल्यू, याद रख लें, कंसेप्ट भी आप कह सकते हैं, सोच, कंसेप्ट, तसव्वुर। तसव्वुर भी एक वेरिएबल है जो चेंज होता है। हर वो चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज होगी ना, तब्दील होगी, तगय्युर पजीर होगी, उसको हम कहते हैं मुतगय्यर या वेरिएबल। वेरी करना, तब्दील होना। ठीक है। फॉर एग्जांपल बहुत सारी वेरिएबल के हवाले से आपका कंसेप्ट शायद ना हो, बहुत सारी एग्जांपल दूंगा तो आपको वेरिएबल की समझ आ जाएगी। इस वक्त मॉर्निंग में टेम्परेचर कितना है जी? 30 है। अच्छा, दोपहर में 2 घंटे बाद कितना होगा जी? 40 होगा। अच्छा जी, फिर 1 से 3 तक कितना होगा जी? 45 तक होगा। अच्छा, उसके बाद कितना होगा? फिर 40 पे हो जाएगा। रात के वक्त कितना होगा? फिर 35 तक हो जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो ये टेम्परेचर क्या है? इसकी वैल्यू 1 है, कभी रहती है 1? नहीं रहती, तब्दील होती रहती है। जब इसकी वैल्यू तब्दील होती रहती है तो हम कहेंगे टेम्परेचर इज़ अ वेरिएबल। क्लियर? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज कम करना, ज़्यादा करना, शिद्दत वाली करना, थोड़ी करना, ज़्यादा करना, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। तो एक्सरसाइज क्या होगा? बोलते रहे मेरे साथ। वेरिएबल। एक्सरसाइज वेरिएबल है। खुराक, फूड क्या चीज़ है? फूड वेरिएबल है। कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, कम ग़िज़ाइयत वाली, ज़्यादा ग़िज़ाइयत वाली, अच्छी, दरमियानी, सस्ती, महंगी, वगैरह वगैरह। कार्बोहाइड्रेट वाली, प्रोटीन वाली, लिपिड वाली, विटामिन्स वाली, मिनरल्स वाली, ये क्या है? वेरिएबल है। इसकी चूँकि वैल्यू चेंज हो रही है। जो कुछ भी खाएंगे, सुबह नाश्ते में खाया उसकी क्वांटिटी, उससे कैलोरीज और मिल रही हैं, दोपहर में खाएंगे और मिल रहे हैं, राइस खाएंगे और कैलोरीज, मीट खाएंगे और कैलोरीज। तो ये जो भी खुराक है ये भी आपकी एक वेरिएबल कहलाती है। ठीक हो गया। ट्रेनिंग हो गई, कोचिंग हो गई, स्पोर्ट्स के हवाले से, ये तमाम चीज़ें हमारे पास वेरिएबल्स हैं। जी, कोई बोलना चाह रहे हैं? अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फ्लक्चुएट करती। वेरिएबल तो देखे ना कि बहुत सारे हैं आपके पास। ये चाय अभी मैंने पी, चाय एक वेरिएबल है।
ठीक है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी चीज़ें वेरिएबल्स हैं, गर्मी, टेम्परेचर, गर्मी सर्दी, खुराक, एक्सरसाइज, ठीक है, चाय, बहुत सारी चीज़ें आप इसमें दे सकते हैं, ट्रेनिंग, कोचिंग, स्पोर्ट्स, फिटनेस। अच्छा, ये वेरिएबल्स हैं, इनमें से कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ये आपकी हेल्थ, फिटनेस, सारा कुछ वेरिएबल्स में आ जाता है। कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स किसी चीज़ के ताबे होते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो मैनिपुलेट करते हैं, असर दिखाते हैं अपना। अभी मैंने चाय पी, उसके बाद थोड़ा सा जो जिसे कहते हैं ना कि रिफ़्रेश होना, एक्टिव होना, तो चाय खुद एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है, इसमें पत्ती ज़्यादा डालेंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा एक्टिव कर देगी, कम पत्ती डालेंगे तो कम एक्टिव करेगी। ये मेरा अपना एक ज़ाती है। और इसके असर जो हुआ कि अलर्टनेस, एक्टिवनेस, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब देखें ना कि अलर्टनेस, कभी आप ज़्यादा अलर्ट होते हैं, कभी कम अलर्ट होते हैं, कभी आप अटेंटिव, मुतवज्जा ज़्यादा होते हैं, कभी कम मुतवज्जे होते हैं, कभी आप ज़्यादा सीखते हैं, कभी कम सीखते हैं, ठीक है, कभी आपका दिमाग सही काम कर रहा है, कभी कम काम कर रहा होता है, कभी बिल्कुल नहीं कर रहा होता, थक जाता है। तो ये ऐसे कंसेप्ट हैं जिनकी वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं, ये वेरिएबल हैं। और अगर ये किसी के तहत हो रहे हैं, किसी के असर के तहत हो रहे हैं, तो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे। और ऐसा वेरिएबल जो खुद असर एक छोड़ता है, असर दिखाता है, उसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहेंगे। चाहे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इससे अलर्टनेस डिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्सरसाइज कौन सा वेरिएबल होगा, जल्दी से बोलते जाएं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, फ़र्द के अलावा बाकी सारे सो गए। और जो एक्सरसाइज के नतीजे में आपकी सेहत बेहतर होगी, फिटनेस के कंपोनेंट बेहतर होंगे, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस बेहतर होगी, वो क्या होगी? वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ओके, साइंटिफिक कोचिंग कौन सा वेरिएबल है? डिपेंडेंट सर। डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सर। अच्छा, इंडिपेंडेंट है जी। और इसके बाद, कोचिंग के बाद जो स्टूडेंट्स में या ट्रेनीज़ में बेहतरी आती है, वो क्या है? डिपेंडेंट। उनकी परफॉर्मेंस में बेहतरी आती है, तो वो डिपेंडेंट है। ठीक है जी। तो इस they are totally dependent on their trainer, coaching techniques. जी। ओके, तो अब समझ आ जाएगी कि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। जी सर, आगे। ओके हाँ जी। आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, आपकी जो तैयारी है, आपका जो नॉलेज है, जहाँ से आप सीख रहे हैं, जो कुछ आपको मिल रहा है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है या इंडिपेंडेंट है? सर बेसिकली इसमें अगर देखा जाए ना, तो इंडिपेंडेंट जो है वो इस वक्त स्टूडेंट और टीचर का अगर देखा जाए तो टीचर इंडिपेंडेंट है और स्टूडेंट टीचर पर डिपेंड कर रहा है जी। जो स्टूडेंट डिपेंडेंट है, टीचर इंडिपेंडेंट जी, मैंने थोड़ा सा वो विद इन द ब्रैकेट क्वेश्चन पूछा है कि आपकी जो तैयारी हो रही है, आप जो सीख रहे हैं, वो कौन सा वेरिएबल है? जो नॉलेज आपके है, गेन कर रहे हो, ठीक है, डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंट है, ठीक है, डिपेंड कर रहा है कि, और इसका इंडिपेंडेंट क्या होगा? डेफिनेटली जो सिखा रहे हैं, जहाँ से आप सीख रहे हैं, जहाँ से नॉलेज आ रहा है, वो आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो मेरे ख्याल है कि आप कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। तो याद रख लें, किसी भी लेबॉर्ट्री के अंदर, किसी भी जगह के ऊपर, आप कह लें कि स्विमिंग पूल्स, स्टेडियम्स, प्ले ग्राउंड्स वगैरह वगैरह, स्कूल्स हो गए, स्कूल के खेलों के मैदान हो गए, वहाँ पर जब 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स, अच्छा याद रख लें, ज़रूरी नहीं कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल हो, ऐसा नहीं है। बाज़ औक़ात क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एक ही होता है, ठीक है। आप एग्जांपल आपसे लेनी है मैंने, अच्छा, और बाज़ औक़ात इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल उसके ज़्यादा होते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है?
अच्छा, जब इनका मवाजना किया जाता है, मैं पूछता हूँ पहले इसको बात को कंप्लीट कर लूँ। जब मवाजना किया जाता है, देखा जाता है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल के दरमियान में जो तब्दीलियाँ, जो चीज़ें आईं, उसका असर को देखा, तो ये आपका जो नतीजा निकला वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहलाता है, वो थ्योरीज जो कुछ भी बनी। अब हम आते हैं जी कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा हों, डिपेंडेंट वेरिएबल एक हो, उसकी एग्जांपल कैसी दी जाएगी? जी सर इसकी जो है प्रैक्टिकल लाइफ से दे सकता है ना एग्जांपल। लाइक आपने कहा इंडिपेंडेंट ज्यादा है और डिपेंडेंट एक है। एक माँ है जो कि डिपेंड कर रही है, जिसके 4 बच्चे हैं और चारों जॉबियन है, ठीक है, और चारों उसको जो है वो हर मंथ जो है वो अपनी पे में से कुछ ना मतलब कैश की सूरत में दे रहे हैं ना। तो माँ जो है वो डिपेंड कर रही है उन पे जो कमा रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट हो गए और माँ डिपेंडेंट है। जी, उन चारों ज़राए से आने वाला पैसा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, और माँ की ज़िंदगी, माँ के हालात, उसका रोज़मर्रा के जो एक तर्ज़ ज़िंदगी है वो डिपेंड कर रही है उनके ऊपर। अगर वो ज़्यादा देंगे तो वो वसाइल उसके ज़्यादा हो जाएंगे और उसकी ओवरऑल लाइफ जो है वो अच्छी हो जाएगी, ठीक है। अच्छी एग्जांपल है। खेल के हवाले से, स्पोर्ट्स के मैदान में आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर किसी खिलाड़ी की फिटनेस बेहतर करनी है तो फिटनेस क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट है? सर फिटनेस जो है ये इंडिपेंडेंट है, सॉरी डिपेंडेंट है। गुड, डिपेंडेंट वेरिएबल है वेरिएबल जी, डिपेंड कर रही है किसके ऊपर? अच्छी कोचिंग के ऊपर, अच्छी ट्रेनिंग के ऊपर, अच्छी एक्सरसाइज के ऊपर, अच्छी डाइट के ऊपर। तो डाइट, एक्सरसाइज, ट्रेनिंग प्लान और कोचिंग, ये 4 वेरिएबल्स हैं। चारों के चारों असर दिखा रहे हैं एक ही चीज़ के ऊपर, किसके ऊपर? फिटनेस के ऊपर। तो फिटनेस जी, फिटनेस एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल एट अ टाइम उसके ऊपर 4 अमल कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस चीज़ का हमें पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कम ज़्यादा हो सकते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक हो गया? अच्छा, ये था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। आई थिंक इसकी अच्छे से आपको समझ आ गई होगी, स्पोर्ट्स के हवाले से भी, वैसे भी। अच्छा, ये कुछ नेक्स्ट एक टॉपिक दिया हुआ है, कंपैरिजन बिटवीन फंडामेंटल रिसर्च और अप्लाइड रिसर्च। फंडामेंटल और अप्लाइड रिसर्च में फ़र्क, इसको ज़रा कोई एक बच्चा रीड आउट कर ले जल्दी जल्दी, ताकि ये मज़ीद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी सर, ये फंडामेंटल रिसर्च जिसे कि बुनियादी रिसर्च आपने हमें बताया, इट्स पर्पस इज टू डेवलप एन एप्रोप्रिएट एजुकेशनल थ्योरी एंड टू ऑब्टेन यूनिवर्सली एप्लीकेबल प्रिंसिपल। सर इसकी सिर्फ रीडिंग करनी है या इसको वो मैं आप रीडिंग करते हैं जी। वो कहते हैं कि जी ये सिर्फ थ्योरीज बनाना, ऑब्टेन करना, थ्योरीज बनाना और उसको उसके प्रिंसिपल उसमें से निकालना, वो प्रिंसिपल जिसके ऊपर एप्लीकेबल हो, जो अप्लाई भी किए जा सकें। और अप्लाइड रिसर्च में क्या होगा? अप्लाइड रिसर्च में सर ये होगा कि द थ्योरीज डेवलप्ड एंड प्रिंसिपल्स ड्राइव्ड बाय द फंडामेंटल रिसर्च आर अप्लाइड इन लोकल सेटिंग। हाँ जी, जो कुछ आपको थ्योरीज प्रिंसिपल्स लिए उनको लोकल सेटिंग के अंदर जो है अब हम जो है इसे अप्लाई इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं ना जी, इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे। ओके, नंबर 2 पे है एक्सपर्ट ट्रेनिंग इज नीडेड इन मेजरमेंट, रिसर्च, मेथडोलॉजी एंड स्टैटिस्टिक्स। जो आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के बाकायदा पूरा आगे एक प्रोसीजर आएगा जिसमें आप शुमारियाती तरीके इस्तेमाल करते हैं। रिसर्च कौन, मेथडोलॉजी यानी कि रिसर्च का तरीक़ाकार कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके मेजरमेंट्स कैसे करेंगे, ये इसके लिए आपकी एक्सपर्ट ट्रेनिंग चाहिए। हर बंदा उठ के रिसर्च नहीं कर सकता, ठीक है। आपको पहले बताया जाता है, सिखाया जाता है। आप में से कुछ लोग एमफिल कर रहे हैं या कुछ करेंगे आगे चल के, तो जब आप टॉपिक, आपको पहले 2 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आपको टॉपिक सजेस्ट किया जाएगा और फिर आपको बताया जाएगा कि ये एक रिसर्च का तरीक़ाकार है। पहले रिसर्च पढ़ाई जाएगी, फिर आपको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा कि आपने ये रिसर्च करनी है, ये टॉपिक है, इसके ऊपर आपने रिसर्च करनी है, ठीक है। और वो बार बार आपका एक सुपरवाइज़र होगा
और को सुपरवाइज़र होगा, वो आपको बार बार गाइड करते रहेंगे, बताते रहेंगे, आपकी कमियों को दूर करते रहेंगे, आपको ट्रेन करते रहेंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, आप एक्सपर्ट नहीं हैं, वो आपको एक्सपर्ट बना रहे हैं। तो वो आप इसको आप कह सकते हैं कि हर बंदे का काम नहीं है, जो एक्सपर्ट्स हैं वही ट्रेनिंग के रूल्स रेगुलेशन स्टैटिस्टिक्स और मेथडोलॉजी समझाते हैं। ठीक है। प्रैक्टिकल अप्लाइड रिसर्च में क्या है, सिंपल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इज सफिशिएंट। क्योंकि अप्लाई करना है, अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल, देखें मोटरसाइकिल बनाने के लिए बेसिक रिसर्च थी, बहुत ज़्यादा महारत से बनाया गया। चलाने वाले क्या है, जो मोटरसाइकिल चलाता है वो कोई बहुत बड़ा साइंसदान होता है? कोई एक अनपढ़ आदमी भी चला सकता है, सिर्फ थोड़ा सा उसको एक्सपीरियंस स्किल और तजर्बा चाहिए। ये गियर है, ये इसकी रेस है, ये क्लच है और ये ऐसे ऐसे चलता है। एक अनपढ़ आदमी चला सकता है ना मोटरसाइकिल? बिल्कुल, अगर उसके पास बुनियादी नॉलेज होगा, और ये छोटी जैसे सी कि फंडामेंटल की बात। थोड़ा सा नॉलेज होगा इसके बारे में, हाउ नो के बारे में, हम ऐसा होता है, ऐसा हो रहा है, ये अप्लाई वो कर रहा है उस रूल्स एंड रेगुलेशन को। लेकिन जिस बंदे ने बनाई, क्या वो एक अनपढ़ बंदा था? वो इंतहाई लेवल का पढ़ा लिखा एक्सपीरियंस ट्रेंड साइंसदान था, जिसने इसकी सारे पुर्जाजात को, गैजेट्स को बनाया। ठीक है ना। तो फंडामेंटल रिसर्च के लिए आपको बहुत ज़्यादा महारत की ज़रूरत होती है, अप्लाइड रिसर्च के लिए आपको सिर्फ थोड़े बहुत एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। ये क्लियर हो गया? जी, बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे मुझे। इरम हो गई, जरनाब हो गए और शाजिया, महविश, सुन रहे हैं आप लोग? समझ नहीं आ रही? सर सुन रहे हैं, ऑन किया ना, इसलिए फिर उधर। ओके, नेक्स्ट है जी हमारे पास। तो बच्चे फीडबैक थोड़ा सा देते रहें, पता चले कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। नंबर 3 पे, वाइड रेंज ऑफ मेथड्स एंड कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस इज यूज्ड टू लोकेट द प्रॉब्लम। फंडामेंटल रिसर्च में आपको बहुत ज़्यादा कम्प्रिहेंसिव मेथड, ये थोड़ा सा डिटेल से इसलिए पढ़ रहे हैं, नेक्स्ट आगे ज़रा जल्दी पढ़ेंगे। ये इसको बेसिक्स आपके कंसेप्ट्स हैं, इसमें से एक सवाल आपसे इंटरव्यू में लाजमी पूछा जाता है, इसलिए इसको कंसेप्चुअली अच्छे से कर लें। ठीक है। तो मेरा ख्याल है हो जाएगा, या ये आप खुद से पढ़ लेंगे, क्योंकि है तो सिर्फ रीडिंग और इसको पढ़ के समझना है। अगर पढ़ लेंगे तो इसको वाइंड अप करते हैं, ताकि आप अगर पढ़ लेंगे। ओके, हो गया जी, ठीक है। जो आपने बताया है ना पहले, वही है ये ना? हाँ जी, वही चीज़ें हैं जी। ओके जी, आज के लिए ये काफ़ी है या कुछ आगे चलें? सर माजरत के साथ आज डेंगू डे भी है, तो जो है कितने बजे क्लास एंड होगी? बस ये इस टाइम पे ही। ओके, क्लास का टाइम तो तकरीबन होने वाला है, 10-12 मिनट 15 मिनट रहते हैं। तो अगर आप कुछ कहते हैं कुछ और मैम आपने टॉपिक करवाना है? क्योंकि सर आज ना बड़ा रोला पड़ा हुआ है, शायद आपकी तरफ भी ये होगा, डेंगू डे जी करें सेलिब्रेट ना। तो उस सिलसिले में जनाब जो है आपको पता ही है बाकी सारा तैयारियां। ओके जी, कल हम सैंपल पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, और उसके बाद हाइपोथेसिस और उसकी टाइप्स और उसकी इंपॉर्टेंस वगैरह पढ़ेंगे। छोटे छोटे टॉपिक हैं और जल्दी हो जाएंगे ये। ठीक है जी। और मैम अभी आपने कुछ इनको थोड़ा छोटा सा कोई टॉपिक हो तो जो करवाना हो 10-15 मिनट में। सर मैंने आपने कहा था कि आपका काफी सिलेबस रहता है ना, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ दिन आप करवा के कंप्लीट करवा लें उस टॉपिक्स को, देन आपके टॉपिक्स कवर हो जाएंगे काफी, फिर कंटिन्यू कर लूंगी मैं। ओके, अभी टाइम था थोड़ा सा 10-15 मिनट, तो मैं चाह रहा था कि चले अगर कोई छोटा सा टॉपिक हो तो सैंपलिंग को फिर हम देख लेते हैं। सर बता दें आज इसके मुतालिक, डेंगू से मुतालिक नहीं सर, डेंगू नहीं प्लीज, मैं तो बड़ी तंग हूँ इससे ना। हम ना सैम्पलिंग को देख लेते हैं, और क्योंकि डेंगू सारा दिन हमने यही करना है, मेरा ख्याल है ये भाई जो है ये भी जॉबियन है, और आज स्कूल में यही होना है, डेंगू और